अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिजिंग गैप के प्लेटफॉर्म पे व्यूअर्स आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक काफ़ी ही हसास और सेंसिटिव है। पिछले कुछ अरसे से एक मसला हमारी सोसाइटी में चल रहा है, दैट इज़ सुसाइड। सुसाइडल केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं एंड स्पेशली इन टीनेजर्स। तो आज इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। इस मौजू पे बात करने के लिए जिनको हमने दावत दी है, जिनसे हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन कराऊँ। ये समीर साहब है। समीर साहब एज अ लेक्चरर, एज अ साइकेट्रिक सोशल वर्कर इम्हान्स में काम करते हैं और हमेशा से ब्रिजिंग गैप के प्लेटफॉर्म पे आपसे मुखातिब रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है और हमेशा इन कामों के लिए पेश रहते हैं। तो हम समीर साहब से आज जिस मौजू पे बात करेंगे, मैंने पहले ही बताया है, वो है, जो थीम हमारे इस इंटरव्यू की है वो है सुसाइड प्रिवेंशन। तो सबसे पहला सवाल है आपसे, वो ये है कि वो कौन से कॉजेज़ है, साइंस है, सिम्टम्स है जो एक इंसान को मजबूर कर देते हैं सुसाइड करने पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस चीज़ में कहने की या इस चीज़ में अपने ख़यालात को शेयर करने की दावत दी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुसाइड की काफ़ी वजूहत हैं। अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया 3rd नंबर पे स्टैंड करता है। इससे पहले इंडिया से पहले लेसेथो और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो 2 कंट्रीज़ हैं जो लीड करती हैं सुसाइड में, और इंडिया का नंबर 3rd है। और साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया नंबर 1 पे है सुसाइड रेट पे। बताया जाए तो कुछ कॉजेज़ हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं या जो रिस्पॉन्सिबल हैं सुसाइड के लिए। वो ये है कि कुछ लोग जो सोशली या एजुकेशनली डिप्राइव्ड होते हैं, एक वो लोग। दूसरे वो बच्चे जिनके चाइल्डहुड में एडवर्स सिचुएशंस रही हैं, चाइल्डहुड उतना अच्छा नहीं रहा है। तीसरा ये कॉज़ है कि उन बच्चों की फैमिली में डिसफंक्शंस हैं, फैमिली डिसफंक्शनल है, या बचपन से ही वो पेरेंट्स से दूर रहे हैं, या पेरेंट्स को आपस में वैसे ताल्लुकात नहीं है जैसे एक बच्चा या जैसे एक आइडियल फैमिली में होता है। यूँ कहें कि डिसफंक्शनल फैमिली पैटर्न। चौथी जो कॉज़ है वो ये है कि अंडरलाइंग साइकेट्रिक प्रॉब्लम, जिसमें डिप्रेशन हो सकता है, जिसमें सब्सटेंस अब्यूज़ यानी मंशियात का इस्तेमाल, जिसमें एंग्जाइटी, जिसमें पुअर सेल्फ एस्टीम, ये सारी चीज़ें हैं। साइकेट्रिक जो इशू हैं यानी जो साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं, इनको ये भी एक कॉजेज़ हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं सुसाइड के लिए। और बताया जाए जो भी कॉजेज़ हैं सुसाइड की, इनको अगर हम एड्रेस करें तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से जो इमोशनल स्ट्रेस होता है वो कम हो सकता है, जिसकी वजह से सुसाइड रेट कम हो सकती है। तो ब्रॉडली बताएं तो 4 रीज़न्स हैं। सबसे पहले एजुकेशनली एंड सोशली डिप्राइव्ड पीपल, जिनकी पढ़ाई थोड़ी सी कम है, या जो समाज का वो तबका है जो उतना अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों के मुतालिक। दूसरा वो बच्चे जो ज़्यादा प्रोन हैं एडवर्स सिचुएशंस में, या गरीबी हो सकती है या इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उन बच्चों की जो वल्नरेबल हैं सुसाइड करने के। तीसरे वो बच्चे जिनको ज़ाती तौर पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन फैमिली में प्रॉब्लम है, फैमिली डिसफंक्शनल है। और चौथे वो चीज़ें यानी साइकेट्रिक इश्यूज़, जिसमें डिप्रेशन, पुअर सेल्फ एस्टीम, सब्सटेंस अब्यूज़, ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं साइकेट्रिक सुसाइड के लिए। ठीक, तो यहाँ पर बात हुई कॉजेज़ के बारे में। इसमें कुछ और कॉजेज़ भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, लव अफेयर में ब्रेकअप हो जाता है। देखिए, या फिर अगर देखा जाए तो सुसाइड बंदा तब करता है जब चारों तरफ से नाउम्मीदी आ जाए। मान लीजिए कुछ लोग जो हैं, देखिए, हाँ, इसमें से मैंने एक चीज़ स्किप कर दी, वो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, जो भी साइकेट्रिक के कंटेंट के अंडर आता है, जिसमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी और जिसमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के साथ हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी की जो थ्योरीज़ हैं वो ये कहती हैं कि बॉर्डरलाइन 2 वजह से बनते हैं या 3 वजह से बनते हैं। सबसे पहले होता है अनइवन पेरेंटिंग, वही पेरेंटिंग वाली बात। ऐसे बच्चे जो बचपन में ही यूजुअली यहाँ पे एक रुझान चला है कि जो ही बच्चा, खासकर लड़का पैदा हुआ तो वो माता माल में पला पड़ता है। उस वजह से क्या होता है, सबसे पहली चीज़ है
उसको अपने जो बायोलॉजिकल मदर और फादर हैं उनके मुतालिक एक इमोशनल बॉन्ड अटैचमेंट नहीं रहती शुरू में ही। दूसरी चीज़ है, उनमें कुछ चीज़ें आती हैं, उसे हम कहते हैं डिसमिसिंग अटैचमेंट, यानी उनके मुतालिक उनके हिसाब से दुनिया चले या ना चले उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक कॉज है जो कंट्रीब्यूट करता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी को। दूसरा जो चीज़ है वो है सेक्सुअल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़ या इमोशनल अब्यूज़। ये जो चीज़ें हैं ये भी कंट्रीब्यूट करती हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी। और तीसरी जो चीज़ है बॉर्डरलाइन के मुतालिक वो है सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ अनइवन पेरेंटिंग, यानी एक ज़ाती राय जो कि मान लीजिए एक होता है ऑब्जेक्टिव जिसमें एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है एक चीज़ के मुतालिक, दूसरा होता है एक ज़ाती राय सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ अनइवन पेरेंटिंग, यानी सिर्फ बच्चे को ही लगता है कि माँ बाप मुझसे प्यार ही नहीं करते। उसकी ये वजह हो सकती है कि बचपन में बिकॉज ऑफ बच्चे की सिक्योरिटी या कुछ और चीज़ों के मुतालिक बच्चे को कुछ चीज़ों से महरूम रखा है ताकि बच्चा सेफ हो, लेकिन ग्रेजुअली वो चीज़ बढ़ती है और बच्चा एक कंक्लूजन पे आता है कि ये लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते। ठीक है, अब आपका सवाल है कि कुछ बंदे जो हैं जो ब्रेकअप की वजह से सुसाइड करते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सुसाइड करते हैं, एक यही वजह काफ़ी नहीं है, क्योंकि सुसाइड तब होता है जब बंदा बिल्कुल होपलेस होता है, नाउम्मीद होता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन घर में फैमिली कोहेजन इतना अच्छा है कि वो भूल जाता है, वो कुछ भी काम कर लेता है। यानी हम कह सकते हैं मल्टीपल फैक्टर्स रोल करते हैं। जी। और मल्टीपल फैक्टर्स के साथ साथ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी का भी अहम रोल है और साइकेट्रिक कॉजेज़ हैं, उनको भी एड्रेस करना है। तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक, समीर भाई दूसरा सवाल यही है कि वो साइंस और सिम्टम्स क्या है, क्या हाँ जी, जिनको हम देखकर बता सकते हैं कि इस बंदे के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है। बिल्कुल। देखिए, स्कूल के मुतालिक अगर हम जाएं तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द एकेडमिक अचीवमेंट। अचानक से कोई बच्चा जो पढ़ रहा था अचानक से उसकी ग्रेड्स नीचे आ गए। दूसरी चीज़ होता है मूड सिम्टम्स में प्रोलॉन्ग्ड अनहैप्पीनेस, सडन टीयरफुलनेस, यानी अचानक से आंखें भर आना, अचानक से रोने लगना, एक बिला वजह गुस्सा करना, अफसोस करना, पहले जैसे बातें करता था, पहले जैसे सोशल इंटरेक्शन थी वो बिल्कुल ख़त्म, रिलेशनशिप्स में चेंज आना, पहले जिन लोगों के साथ वो हैंग आउट करता था अब वो दूर दूर रहता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं साइकोसोमैटिक्स, यानी अनरिजॉल्व्ड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट गिव रिजल्ट टू फिजिकल सिम्टम्स, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनरिजॉल्व हैं, जो दिमाग कोप नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से कुछ जिस्मानी परेशानी आ जाएंगी, जैसे हेडेक, जैसे हार्ट बीट का तेज़ होना, जैसे वॉमिटिंग, जैसे पैनिक अटैक्स, जैसे खुद को सेल्फ हार्म करना। ये सब चीज़ें हैं, इनका ताल्लुक़ है इमोशनल डिस्ट्रेस से। तो इमोशनल डिस्ट्रेस जब बंदा या कोई दिमाग रिजॉल्व नहीं कर पाता उसकी वजह से आती हैं साइकोसोमैटिक्स, यानी पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, ट्रेमलिंग, नोजिया, चेस्ट पेन, सेल्फ हार्म बिहेवियर, ओवर ईटिंग या बिल्कुल एनोरेक्सिया नर्वसा, मतलब खाना बिल्कुल बंद कर देना। ये चीज़ें हैं जो बताती हैं कि ये जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं इनके पीछे कुछ जज्बाती परेशानियां हैं, तो उन चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए। ठीक, सोसाइटी के वो कौन से सेक्शन है जो ज़्यादा वल्नरेबल है रिगार्डिंग दिस? जी, सबसे पहले एक स्टूडेंट जो आजकल के बच्चे हैं। दूसरी चीज़ है सोशली या एजुकेशनली जो बैकग्राउंड जो थोड़े से बैकवर्ड है, सोशली या एजुकेशनली जिनको उतना मतलब एक्सपोजर नहीं है, या आपको हमें लगता है कि जो गरीब हैं या जो थोड़े से पसमानदा लोग हैं वो। तीसरी चीज़ है जिनमें कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, जिनमें डिप्रेशन है, जो ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं और इलाज नहीं कर रहे हैं तो चांसेस हैं वो भी सुसाइड कर सकते हैं। और जो लोग मंशियात में मुंसलिक हैं या जो लोग जिनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है मालूम ही नहीं होता और ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं सुसाइड को। पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है, आपने भी सुना होगा, मीडिया पे भी आता है, टीनेजर्स में सुसाइड की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 17 साल, 18 साल, 20 साल के नौजवान, और चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, वो खुदकुशी कर रही है। तो यहाँ पर ये एक वरीइंग फैक्टर है पेरेंट्स के लिए स्पेशली। तो अनइवन पेरेंटिंग की आपने बात की, हमने पेरेंटिंग में भी टाइप्स देखे, किसी जगह बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं, किसी बच्चे को ओवर पैम्पर किया जाता है। बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो पेरेंटिंग का, ताकि बच्चे के अंदर सही पॉजिटिव अप्रोच डेवलप हो, पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप हो। बाउंड्रीज़ होना फैमिली में बहुत ज़रूरी है। जब हम फैमिली थेरेपी पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं 3 सब सिस्टम होते हैं फैमिली में। पेरेंट सब सिस्टम,
पेरेंट चाइल्ड सब सिस्टम और सिबलिंग सिबलिंग सब सिस्टम, इन सब चीज़ों में जो बाउंड्रीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए सेमी परमिएबल, यानी बातचीत होनी चाहिए उतनी ही हद में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बात ही नहीं होनी वन वे, जी जी जी, वन वे ट्रैफिक हो, टू वे। तो मान लीजिए जब बच्चा स्कूल जाता है तो पेरेंट्स का ये मतलब पेरेंट्स आर ऑब्लाइज्ड, वो अपने बच्चे को पूछेंगे कैसा रहा दिन। अगर बच्चा परेशान है तो पेरेंट को बोलना है, न कि बस एक सेट प्रोटोकॉल रख दिया कि ऐसे ऐसे करना है। तो जो इमोशंस हैं वो तो बाहर आएंगे ही नहीं, नतीजा वो अंदर से ही बोटल अप होते होते एक अगलियर फॉर्म में बाहर आता है, जो सुसाइड को कंट्रीब्यूट करेगा, या वो खुद को सेल्फ हार्म करेंगे, या वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। एक जनरेशन गैप है बिटवीन पेरेंट्स एंड उनके जो सिबलिंग्स हैं उनके बीच में। यानी हम जब यूथ से बात करते हैं तो वहाँ से कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी डिमांड्स नीड्स को समझ नहीं पा रहे। पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, बच्चा सही ट्रैक पे नहीं जा रहा है, ये गलत ट्रैक पे जा रहा है, ये कुछ ओवर डिमांड कर रहा है। तो इसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच कैसे क्रिएट करें? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप देख रहे होंगे पहले ज़माने में सबकी ज़रूरत थी, लेकिन पहले ज़माने में बच्चे सुसाइड तो नहीं करते थे। आजकल ये वजह है कि एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, और कुछ पेरेंट्स, मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा सा वो इमोशनल कनेक्शन कम है, जिसकी वजह से बच्चे कभी कभी कंपनसेट करते हैं अपना इमोशनल डिप्राइवेशन को मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। वो अपनी जज्बाती सेटिस्फैक्शन को ढूंढते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, यानी मुझे बाइक लाओ, मुझे गाड़ी लाओ। ये काफ़ी एक्सपीरियंस हमने जो लोगों से बात की है, तो हमें यही पता चला कि वो अपनी वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन को मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ढूंढते हैं, और जब वो नहीं मिलता तो वो एडवर्स कदम उठाते हैं। तो बेसिक ये है कि पहले उनके इमोशंस को समझें। जब वो इमोशनली करीब आ जाएगा, फिर देखा गया है कि वो इतने ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते। ठीक। एक सवाल और आया मेरे जहन में, वो ये है कि यूथ बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, इंडल्ज है गेम्स में। जी। तो आपने भी सुना होगा, पता नहीं कुछ अरसे पहले कुछ ऐसी गेम्स आई थी जिसमें मुख्तलिफ लेवल्स होती थी, हाँ लाइक दैट, वो मुझे डिस्कस करना था आपसे। और उसमें फिर एक लेवल आ जाती थी, या बच्चे को एक टास्क दिया जाता था, उस टास्क में उसको बताया जाता था कि आपको अपने आप को बिल्कुल राइट आपको सुसाइड करना है, लाइक दैट। ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं एडिक्शन में। सब्सटेंस अब्यूज़ वैसे ही है मोबाइल एडिक्शन या इंटरनेट एडिक्शन। ये एडिक्शन में बाज़ाब्ता इनका इलाज होना चाहिए। वैसे एडिक्शन में कंट्रीब्यूट करती हैं ये। हाल ही में हमें प्रेजेंटेशन हुई थी, जिन्होंने यहाँ पे डॉक्टर इंशा है, उन्होंने इस पर एक फुल फॉर्म एक प्रेजेंटेशन बनाई थी। ये एडिक्शन है और इनका वैसे ही इलाज, क्योंकि इनको स्टिमुलस में इनको एक रीइंफोर्समेंट मिलता है। वो इट्स ऑल इंटरलिंक्ड विद बायोलॉजिकल रीइंफोर्समेंट, एंड इसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। आपने एडिक्शन की बात यहाँ पर की, मैं भी फ़ोन यूज़ करता हूँ, आप भी मोबाइल यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं। कब किस लेवल पर जाकर मैं ये खुद डिसाइड कर पाऊँ कि नाउ आई एम एडिक्टेड टू दिस? जब हमें लगता है कि हम इन चीज़ों के बगैर नहीं रह सकते, जब हमें एक अर्ज हो और जब हम ये छोड़ें तो हमें बेचैनी लगे। ये ठीक वैसे ही है कि डिपेंडेंस, जब हमें, अगर हम डिपेंडेंस की बात करें तो एक इंटेंस अर्ज होती है इंसान को, और दूसरा होता है कि वो खुद को रोक नहीं पाता है। तीसरा ये है कि जब हमें इन चीज़ों के बगैर भी जो अल्टरनेटिव प्लेजर्स हैं वो ना के मुतल्लिक लगने लगे, मतलब बाकी जो मज़े हैं लाइफ में वो बिल्कुल हम इग्नोर कर दें, तो तब हम ये समझना चाहिए कि हम इसी एडिक्शन में पड़ रहे हैं। ठीक। एक सवाल और है, एज़ वी आर अ पार्ट ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी, इस्लाम के नुक्ते नज़र से खुदकुशी करना हराम है, बड़े गुनाहों में इसका शुमार होता है, और इस पर बहुत सारा हम कहेंगे अल्लाह की तरफ से पनिशमेंट भी है। ये तो एक सिनेरियो है, ये तो एक हम कहेंगे एक पहलू इस्लाम ने इसका बयान किया। दूसरी तरफ इस्लाम ये भी हमें गाइड कर रहा है कि आपको अल्लाह पे अल्टीमेट बिलीफ और ट्रस्ट होना चाहिए। आप किसी भी हालत में, आपने कहा होपलेसनेस इसकी एक बहुत अहम वजह है कि इंसान जाता है खुदकुशी की तरफ। तो फेथ का कितना रोल आपको लगता है, रिलीजन का कितना रोल लगता है कि इंसान अगर सच में फेथ रखे, रिलीजन के साथ अटैच रखे, वो चीज़ इंसान को इससे बचा सकती है? देखिए, प्रॉब्लम बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब एक बंदा इमोशनल डिस्ट्रेस में होता है, उस टाइम वो खुद को लोनली फील करता है। उस टाइम आप जैसे रिसोर्स पर्सन नहीं होते उनके करीब, जो उनको समझा पाए या जो उनको समझ पाए। नतीजा ये है कि उनको कैथारसिस होती ही नहीं है, वो अपने जज्बात बाहर बताते नहीं हैं। जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है वो वहीं पे है। जब मान लीजिए कोई बंदा इमोशनली अपसेट है, आप जैसे इंसान उनके पास जाएं, थोड़ा रिलीजियस का हमें उसको रीअश्योरेंस, रिलीजन का उसको एक रिमाइंड करवाएं कि हमारा मकसद क्या है, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल स्ट्रेस कम होगा, जिसकी वजह से कल को खुदा न खास्ता वो कुछ गलत कदम नहीं उठा पाएगा। यही वजह है, जैसे अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट, इसे हम कहते हैं कैथारसिस। जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, जब हम वो शेयर करते हैं तो हमें जो इमोशनल वो रिलीफ मिलता है। हाँ, रिलीफ मिलता है, एग्जैक्टली। तो ये
रिलीजियस पॉइंट आउट से भी बहुत अच्छे से मिलेगा। इशू ये है कि उस टाइम कोई एड्रेस ही नहीं करता ये इशू, और यही वजह है कि मुझे लगता है ये हमने भी बताया था कि इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए स्कूल्स में, मोहल्ले में, और पेरेंट्स और टीचर्स को लियाजन होना चाहिए एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट के साथ, जहाँ कि वो ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और फिर उस जो भी बच्चा है जो हम उसको मदद कर पाएँ। आपको ये नहीं लगता, एक सवाल आया जहन में, आपको ये नहीं लगता है कि एक तो जो इस सुसाइड का मसला है इसको एड्रेस करने के लिए इसको एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम बनाए, एंड सेकंड वन इज़ दैट कि अब वो वक्त आ चुका है जब स्कूल वाले बाज़ाब्ता हायर करें साइकोलॉजिस्ट्स को, बिल्कुल, ताकि बच्चों की एट राइट टाइम अप्रोप्रिएट टाइम उनकी काउंसलिंग हो और वो इतना एक्सट्रीम एंड पे न जाए। जी 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 बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज को डिसेंट्रलाइज करना है। एक ग्राउंड लेवल पे एक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, ताकि वो इन चीज़ों को एड्रेस करे और जो बेसिक इमोशनल डिस्ट्रेस है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो स्कूल का हो, या चाहे वो फैमिली का हो, उनको एक मिनिमल लेवल पे लाके इमोशनल डिस्ट्रेस को कम किया जाए। आखिरी सवाल है आपसे, आखिर पर आप क्या नसीहत करना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी और स्पेशली पेरेंट्स और खुसूसन हमारे यंगस्टर्स को? जी देखिए, मैं ये कहूँगा कि सुसाइड जो है ये एक एंड प्रोडक्ट है और जो एक गलत कदम है, लेकिन सुसाइड की मेकिंग्स में काफ़ी चीज़ें आती हैं। नाउमीदी, जब हम खुद से नाउमीद हो जाएं, जब हम अपनी फैमिली से नाउमीद हो जाएं, जब हमें लगे कि हम बिल्कुल अकेले हैं, तब हम सुसाइड का सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ का एम्फेसिस बताऊँगा आप ये आजकल के बच्चों को, कि जब भी आप अकेला फील करते हैं तो कोई एक ट्रस्टवर्थी बंदा ढूंढें जिसे आप खुद की बातें शेयर करें। और मैं चाहूँगा कि ये इंस्टीट्यूट की जो हेल्पलाइन है, ये भी आप तो जानते हैं, बिल्कुल, ये भी मुझे लगता है हर एक मोहल्ले या हर एक स्कूल तक जानी चाहिए, ताकि इमोशनल डिस्ट्रेस के जो इश्यूज़ हैं वो एड्रेस होने चाहिए। यानी इम्हानस ने बाज़ाब्ता एक हेल्पलाइन रखी है जहाँ पर कोई भी यंगस्टर अगर कॉल करेगा तो उसको प्रॉपर काउंसलिंग मिलेगी। एक और चीज़ मैं बताऊँगा आपको, यहाँ पे हम प्राइमरली कभी कभी सब्सटेंस अब्यूज़ का देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 70% रिसर्च बाज़ाब्ता हो ही नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 70% सब्सटेंस अब्यूज़ इज़ ए सेकेंडरी प्रॉब्लम। वो सेकेंडरी प्रॉब्लम है, प्राइमरी प्रॉब्लम कुछ और है, या तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, या फिजिकल, इमोशनल, या सेक्सुअल अब्यूज़, या अनइवन पेरेंटिंग। इन चीज़ों को इन चीज़ों की वजह से जो इमोशनल डिस्ट्रेस होता है उसको कोप अप करने के लिए बंदा नशा लेता है। ठीक, तो हमारा अप्रोच हमेशा यही रहता है कि इन चीज़ों पे एड्रेस करें, फैमिलियल, पर्सनल, या जो भी इमोशनल स्ट्रेसर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं नशे को, उन पे एड्रेस करें। और देखा गया है कि सच में ये चीज़ें काम करती हैं और नशा छोड़ने में काफ़ी मदद करती हैं। यही बात है। बाकी जो सुसाइड की जो बात है, कहीं ना कहीं इनके पीछे भी कुछ चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं, अगर हम उनको एड्रेस करें तो जाहिर सी बात है इस चीज़ में काफ़ी कमी आएगी। लेकिन वो कैसे होगा, वो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस करनी है स्कूल्स में, मोहल्ले में, और इंस्टीट्यूट की हेल्पलाइन भी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम वी आर होपफुल कि इस चीज़ पे हम कर्ब कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज ये बात हम कर रहे थे सुसाइड, हमारी जो थीम थी दैट इज़ सुसाइड प्रिवेंशन, और हम इम्हानस एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुज़ार हैं और खुसूसी शुक्रगुज़ार है समीर साहब के, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें बहुत ही खूबसूरत हमें सजेशंस दिए, मशवरे दिए। हम आखिर में अपना ऑफिशियल नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे और इम्हानस का हेल्पलाइन नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि जब भी आपको किसी काउंसलिंग की ज़रूरत हो आप इनसे रब्ता कर सके। समीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।